अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि खालिद साहब बहुत ही खुशी से दफ्तर जाने लगते हैं और वो परवीन बेगम से कहते हैं कि जिस पार्टी को जफर का जेवर बेचकर मैंने रकम दी थी कारोबार शुरू करने के लिए, आज उसी आदमी का फोन आया है। खालिद साहब मजीद बताते हैं कि मुझे 60% प्रॉफिट होगा और तुम देखना जफर से ज्यादा बड़ी मेरी फैक्ट्री बनेगी। जफर देखता ही रह जाएगा, ऐसा कारोबार चलाऊंगा। परवीन बेगम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इंतहाई लालची औरत है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे कि खालिद साहब जफर के दफ्तर में बैठकर उस आदमी को फोन मिलाते हैं और उससे कारोबार की बात करते हैं। उसी वक्त जफर इंटर होता है कमरे में। खालिद साहब को जफर की मौजूदगी का जरा बराबर भी इल्म नहीं होता और जफर उनकी तकरीबन सारी बातें ही सुन लेता है। जफर का शक अब आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लग जाता है। जफर घर जाकर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि खालिद साहब ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। घर जाते ही जफर तमाम फाइल्स खोल कर बैठ जाता है और ये देखना चाहता है कि उसे कब कब नुकसान पहुंचा। और दूसरी तरफ खालिद साहब भी ये महसूस कर लेते हैं कि जफर को उनकी हरकतों का इल्म हो चुका है। खालिद साहब अब खासे परेशान हैं। वो अपनी बीवी से इस परेशानी का जिक्र करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि जफर को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। खालिद साहब परवीन बेगम से कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जफर को मेरे कारोबार के बारे में सारा इल्म हो चुका है। खालिद साहब और परवीन बेगम अब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और दूसरी तरफ जफर मायरा को लेने उसकी माँ के घर जाता है तो वहां पर शाहीना उनसे पैसों की डिमांड करती है और कहती है कि मायरा का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ का खर्चा उठाए, जिस पर जफर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इंसान को अपने फराइज से इतना भी गाफिल नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस किस्म का खानदान है ये बात सुनते ही शाहीना जफर पर भड़क उठती है और कहती है कि आपका किस किस्म का खानदान है, आपने तो अपनी बीवी को भी पैसों में खरीदा है। और जब जफर मायरा को लेकर घर पहुंचता है तो परवीन पहले से ही मायरा की ताक में बैठी होती है कि कब वो घर पहुंचे तो उस पर गुस्सा उतारे। इसके बाद व्यूअर्स, अगले सीन में आप देखेंगे कि मायरा अपने कमरे में खड़ी होती है। परवीन बेगम उसके पास आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम्हें तो सिर्फ मालदार आदमियों का दिल जीतने आता है। और जफर ये सारी बात सुन लेता है। वो गुस्से से परवीन बेगम को बुलाता है। भाभी, मेरी बीवी लावारिस नहीं है जो इस तरह से आप उसकी तौहीन करें। जफर से इंसल्ट करवाने के बाद परवीन बेगम अब शामिर को जफर के खिलाफ करना चाहती हैं। वो शामिर से कहती हैं कि आज जफर ने अपनी बीवी के सामने मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में अगली किस्त में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की मुकम्मल कहानी बताएंगे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शाहीना बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक सुलेमान की तरफ से कोई खबर नहीं मिली और जावेद भी अभी तक इस बात से बेखबर है कि शाहीना ने सारी रकम उठाकर सुलेमान के हवाले कर दी। शाहीना एक दिन सुलेमान को कॉल करती है और उसको कहती है कि आपने तो कहा था कि 2 हफ्ते तक प्रॉफिट मिल जाएगा। सुलेमान टाल मटोल से काम लेता है। शहीना कॉल रख देती है वापस। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जावेद शहीना के पास आता है और उसको कहता है कि मैंने पता किया है सलमान मुल्क से बाहर गया हुआ है। वो जैसे ही वापस आएगा तो हम अपना कारोबार शुरू करेंगे और अपना प्यारा सा घर बनाएंगे। शहीना ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसने तो रकम सुलेमान के हवाले कर दी और अब सुलेमान मुल्क छोड़कर चला गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जावेद अपने अलमारी में मायरा की दी हुई चेन देख लेता है। वो शाहीना को बुलाता है और उसको कहता है कि मैंने इस जगह पैसे रखे थे, अब पैसे यहाँ मौजूद नहीं है और ये चेन कहाँ से आई है। शाहीना टाल मटोल से काम लेती है और कहती है कि पैसों के बारे में तो मुझे कुछ खबर नहीं और ये चेन मेरी है। जावेद शाहीना से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी महंगी चेन कहाँ से आई, ये चेन तुम्हारी नहीं है।
वो चेन को गौर से देखता है तो कहता है ये तो वही चेन है जो अम्मी ने मायरा को पहनाई थी। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? और वो रकम यहाँ से किधर गई है? शहीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो जावेद को क्या जवाब दे। वो जावेद को फिसलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब की बार जावेद उसके हाथ नहीं आता। वो रकम चुराने का सारा इल्जाम जावेद की माँ पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जावेद उसको गुस्से से कहता है अब बस करो ये नाटक और मुझे सच सच बताओ कि पैसे कहाँ हैं। इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि जावेद अपनी बहन मायरा को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम्हारी चेन शहीना के पास क्या कर रही है। मैंने आज अलमारी खोली तो देखा वहां तुम्हारी चेन पड़ी हुई थी। मायरा जवाब में जावेद से कहती है कि भाई मैं घर आकर आपको सब कुछ बताऊंगी। जब मायरा घर वापस आती है तो शहीना शाहिना उसको कहती है कि अपने भाई जावेद को इस चेन के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनते ही मायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शहीना से कहती है कि भाभी आप अपनी हरकतों से कब बाज आएंगी? आपने हमेशा मेरे और अम्मी के साथ इतना बुरा सलूक किया, और जब आप भाई को आपके बारे में पता चला है तो आप भाई की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं। मायरा शहीना को बातें सुनाते हुए कहती है कि आप इतनी खुदगर्ज और लालची क्यों हैं? आज मैं भाई को आपके बारे में सब सच बता दूंगी। और मायरा ऐसा ही करती है। मायरा जावेद को सब बता देती है कि शाहीना भाभी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें 1 लाख रुपया नहीं दूंगी तो वो मेरे और शामिर के बारे में सब कुछ जफर को बता देंगे। मायरा जावेद से कहती है कि इसीलिए मजबूर होकर शहीना भाभी का मुंह बंद कराने के लिए मैंने अम्मी की दी हुई चेन इन्हें ला कर दे दी, ताकि ये मेरा घर ना खराब करें। मायरा से ये सब बातें सुनकर जावेद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसी वक्त शहीना को तलाक दे देता है। जावेद की माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जावेद किसी की नहीं सुनता और कहता है कि इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। घर में ली हुई रकम भी इसने सुलेमान के हवाले कर दी। ये इंतहाई लालची और खुदगार औरत है। मैं इसको किसी भी सूरत अपने साथ नहीं रखूंगा। इसके बाद व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जफर का बिजनेस पार्टनर उसके पास आता है। वो जफर को सारी हकीकत बता देता है कि आपके बड़े भाई खालिद साहब ने मेरे पास कुछ जेवर इमानत रखवाया था, जिसके बदले में मैंने उनके साथ एक कारोबार शुरू किया, और अब खालिद भाई उस रकम के लिए पैसे नहीं दे रहे। जफर उस आदमी से कहता है कि भाई ने तुम्हें कितनी रकम दी, जिस पर वो बताता है कि 15 लाख एडवांस दिए और साथ में कुछ जेवर भी मेरे पास रखवा दिए ताकि मैं बिजनेस शुरू कर सकूं। जफर को ये सुनकर सब पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उसके घर से जो जेवर की चोरी हुई और जब कंगन चुराए गए थे। वो अपने भाई खालिद को बुलाता है और उसको कहता है कि आप बात मुझे सच सच बताएं। बिजनेस के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? खालिद पहले तो टाल मटोल से काम लेता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारा जेवर चुराया था। मैं इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना। जफर को ये सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि आप और परवीन भाभी इतने ज्यादा लालची हैं। मैंने खुद से ज्यादा आप पर एतमाद किया। घर की सारी जिम्मेदारी मैंने भाभी पे छोड़ी हुई और इसकी वजह से मैंने मायरा पर शक किया, उस पर इल्जाम तराशी की। मुझे लगता था कि जेवर मायरा ने चुराए हैं, लेकिन ये हरकत तो आप और आपकी बीवी की है। जफर खालिद और परवीन से कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये बात पुलिस तक ना लेके जाऊं तो ये घर छोड़कर चले जाएं। मुझे आप लोगों से और मजीद कोई रिश्ता नहीं रखना। और अब मुझे ये भी मालूम हो गया है कि आप आयशा का रिश्ता क्यों ले रहे थे। आप आयशा के लिए रिश्ता नहीं ले रहे थे, बल्कि मेरी दौलत के लिए आयशा का हाथ मांग रहे थे। मैं अपनी बेटी किसी भी सूरत आपको नहीं दूंगा। मैं शामिर के साथ ये रिश्ता खत्म करता हूँ। आयशा को जब ये सारी बातें मालूम होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो पहले तो बहुत रोती है, क्योंकि वो शामिर के अलावा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन फिर बाद में यही सोचती है कि उन्हें सिर्फ मुझसे दौलत चाहिए, और शामिर ने तो कभी प्यार की नज़र से मुझे देखा भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि मैं खुद ही रास्ते से हट जाऊं। आयशा जफर के इसरार पर सलमा के बेटे के लिए हाँ कर देती है और आयशा की शादी फिर सलमा के बेटे के साथ हो जाएगी। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अली एमन को हैदराबाद अकेला छोड़कर खुद कराची आ जाता है। अली की वापस जाते ही आरिफ इस बात का नाजायज फायदा उठाता है। वो एमन को घर में अकेला देखकर घर में आ जाता है।
ایمن کو تو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ علی جیسے ہی کراچی آتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ویورز آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عارف کے ہاتھوں رسوا ہونے کے بعد ایمن خودکشی کر لے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ گھر تو واپس نہیں جا سکتی اور نہ ہی اب اسے کوئی قبول کرے گا، اس لیے وہ خود کو ختم کر دیتی ہے۔ ویورز آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جاوید جب شہینہ کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد بھی شہینہ کا حسد ختم نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ مائرہ اگر سچ نہ بولتی تو آج میرا گھر خراب نہ ہوتا۔ اس نے میرا گھر خراب کیا ہے تو میں بھی اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ظفر کے پاس جا کر شامیر اور مائرہ کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیتی ہے۔ ظفر یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ظفر شامیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے کیا یہ سچ ہے؟ جس پر شامیر اسے کہتا ہے کہ نہ تو مجھے یہ معلوم تھا کہ مائرہ میری چاچی بن گئی ہے اور نہ ہی مائرہ اس بارے میں کچھ جانتی تھی۔ شامیر ظفر سے کہتا ہے کہ چاچو آپ میری بات کا یقین کریں، جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے میں نے اس کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچا اور نہ ہی مائرہ نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے۔ جو کچھ تھا شادی سے پہلے تھا، شادی کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ظفر شامیر کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر مائرہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بھابھی نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اگر پہلے ہی تم یہ سب بتا دیتی تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مائرہ ظفر سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی تھا شادی سے پہلے تھا، شادی کے بعد سب ختم ہو گیا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ظفر یہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ ویورز آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کار ایکسیڈنٹ میں ظفر کی موت ہو جائے گی اور اس کے بعد شامیر مائرہ سے شادی کر لے گا۔ ویورز آپ کا اس ڈرامے کے اینڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ کی اگلی قسط کے بارے میں بتائیں گے۔ فرینڈز، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پروین بیگم کبھی بھی عائشہ کو دل سے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف ظفر کی جائیداد حاصل کرنا چاہتی تھی اور یہ سب انہوں نے اس لیے کیا تاکہ شامیر کو کارخانے میں اچھی ملازمت کے ساتھ ساتھ ظفر کی جائیداد میں حصہ مل سکے۔ لیکن اب جیسے جیسے عائشہ اور شامیر کی شادی کا وقت گزرتا جا رہا ہے، پروین اپنی اصلیت دکھانے پر اتر آئی ہے۔ مائرہ کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ شامیر عائشہ سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کی ماں کا پتہ کرنے جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی عائشہ پروین بیگم کے پاس اجازت لینے کے لیے آتی ہیں تو پروین بیگم بہت ہی غصے میں عائشہ کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ عائشہ سے کہتی ہیں کہ وہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے جو تم اس کا پتہ کرنے جا رہی ہو، وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس کا اور اس کے خاندان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروین بیگم عائشہ سے کہتی ہیں میں نے تمہیں شروع سے ہی کہا تھا کہ اس سے دور رہنا، وہ سب سے پہلے تمہیں ہی ڈسے گی، وہ تو ناگن ہے۔ عائشہ پروین بیگم کی باتیں خاموشی سے سنتی ہے، لیکن شامیر کو اپنی ماں کی یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ویورز آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پروین بیگم کو شامیر کا عائشہ کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا اور اسی طرح ایک دن عائشہ اور شامیر کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پروین بیگم آ جاتی ہیں۔ وہ شامیر سے کہتی ہیں کہ کیا ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو، تمہیں ابو بلا رہے ہیں، ان کی بات سنو۔ شامیر کے باہر جاتے ہی پروین بیگم اس کے پاس جاتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ اپنی عقل کو ذرا ہاتھ ڈالو، شادی تو تمہاری عائشہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اب کارخانے میں اپنے قدم جماؤ، ظفر سے کہو کہ تمہیں کارخانہ تمہارے نام کر دے اور اب عائشہ کے ذریعے ظفر کی جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ شامیر اپنی ماں کی یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے عائشہ سے جائیداد کے لیے شادی نہیں کی اور نہ ہی مجھے یہ سب کچھ چاہیے، آپ بھی سب کی ضد کرنا اب چھوڑ دیں۔ اور دوسری طرف جب ظفر مائرہ کی ماں کا پتہ کرنے ہسپتال جاتا ہے تو اسی وقت وہاں ایمن اور علی بھی آئے ہوتے ہیں۔ ایمن کی نظر جیسے ہی اپنے چاچو پر پڑتی ہے تو وہ علی سے کہتی ہے کہ علی چاچو، اور دونوں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمن کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو اس وقت ظفر کی نظر اس پہ نہیں پڑتی، لیکن گھر جاتے ہی ظفر اور شامیر ایمن اور علی کے متعلق بات کرتے ہیں اور جواب میں شامیر اپنے چاچو سے کہتا ہے کہ میں ایمن کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا، اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ویورز جب بار بار کوشش کے باوجود علی شامیر کے ہاتھ نہیں لگتا تو اب شامیر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ شامیر کسی کو پیسے دلوا کر
علی کو جان سے مروا دیتا ہے۔ علی بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہسپتال داخل ہوتا ہے۔ شامر کی اس حرکت کی وجہ سے خالد صاحب اور تمام گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا علی شامر کے وار سے بچ جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ مائرہ کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ شامر عائشہ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ کرنے جانا چاہیے۔ شامر اور عائشہ تیار ہوتے ہیں ہسپتال جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی عائشہ پروین بیگم کے پاس اجازت کے لیے آتی ہے تو پروین بیگم اس کو کہتی ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس کے خاندان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سب سے پہلے تمہیں ہی ڈسے گی، ناگن ہے وہ ناگن۔ اور آخر پروین بیگم عائشہ کو شامر کے ساتھ ہسپتال جانے سے روک ہی دیتی ہیں۔ عائشہ اب بیچاری شامر کی جانب دیکھتی ہے اور اس کے بعد ظفر پروین بیگم کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے عائشہ کو ہسپتال جانے سے روک دیا؟ مائرہ اب جو بھی ہے رشتے میں عائشہ کی ماں لگتی ہے، آپ کو یوں سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ظفر خود مائرہ کی ماں کا پتہ کرنے ہسپتال چلا جاتا ہے اور دوسری طرف علی اور ایمن بھی اسی ہسپتال میں آئے ہوتے ہیں۔ علی کی گاڑی لگنے کی وجہ سے ٹانگ میں فریکچر آ جاتا ہے۔ وہ دونوں اسی سلسلے میں ہسپتال آئے ہوتے ہیں اور ظفر کا بھی اس وقت وہاں آنا ہو جاتا ہے۔ ظفر جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے ایمن کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ علی سے کہتے ہیں چاچو، اور دونوں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار ظفر ان دونوں کو دیکھ ہی لیتا ہے۔ ظفر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہسپتال سے واپس آ جاتا ہے۔ وہ ایمن سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن گھر آ کر شامر کو ساری خبر دیتا ہے۔ ظفر شامر سے کہتا ہے کہ آج میں نے ہسپتال میں ایمن اور علی کو دیکھا، اپنی عزت کی خاطر میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، جس کے جواب میں شامر اسے کہتا ہے کہ ایمن نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا، ایمن کو اس بے عزتی کا بدلہ دینا ہوگا۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا شامر علی کی جان لینے کے بعد ہی چین سے بیٹھے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ مائرہ کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ شامر عائشہ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ کرنے جانا چاہیے۔ شامر اور عائشہ تیار ہوتے ہیں ہسپتال جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی عائشہ پروین بیگم کے پاس اجازت کے لیے آتی ہے تو پروین بیگم اس کو کہتی ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس کے خاندان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سب سے پہلے تمہیں ہی ڈسے گی، ناگن ہے وہ ناگن۔ اور آخر پروین بیگم عائشہ کو شامر کے ساتھ ہسپتال جانے سے روک ہی دیتی ہیں۔ عائشہ اب بیچاری شامر کی جانب دیکھتی ہے اور اس کے بعد ظفر پروین بیگم کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے عائشہ کو ہسپتال جانے سے روک دیا؟ مائرہ اب جو بھی ہے رشتے میں عائشہ کی ماں لگتی ہے، آپ کو یوں سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ظفر خود مائرہ کی ماں کا پتہ کرنے ہسپتال چلا جاتا ہے اور دوسری طرف علی اور ایمن بھی اسی ہسپتال میں آئے ہوتے ہیں۔ علی کی گاڑی لگنے کی وجہ سے ٹانگ میں فریکچر آ جاتا ہے۔ وہ دونوں اسی سلسلے میں ہسپتال آئے ہوتے ہیں اور ظفر کا بھی اس وقت وہاں آنا ہو جاتا ہے۔ ظفر جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے ایمن کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ علی سے کہتے ہیں چاچو، اور دونوں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار ظفر ان دونوں کو دیکھ ہی لیتا ہے۔ ظفر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہسپتال سے واپس آ جاتا ہے۔ وہ ایمن سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن گھر آ کر شامر کو ساری خبر دیتا ہے۔ ظفر شامر سے کہتا ہے کہ آج میں نے ہسپتال میں ایمن اور علی کو دیکھا، اپنی عزت کی خاطر میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، جس کے جواب میں شامر اسے کہتا ہے کہ ایمن نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا، ایمن کو اس بے عزتی کا بدلہ دینا ہوگا۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا شامر علی کی جان لینے کے بعد ہی چین سے بیٹھے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں گے کہ خالد صاحب بہت ہی خوشی سے دفتر جانے لگتے ہیں اور وہ پروین بیگم سے کہتے ہیں کہ جس پارٹی کو ظفر کا زیور بھیج کر میں نے رقم دی تھی کاروبار شروع کرنے کے لیے، آج اسی آدمی کا فون آیا ہے۔ خالد صاحب مزید بتاتے ہیں کہ مجھے 60% پروفٹ ہوگا
और तुम देखना जफर से ज्यादा बड़ी मेरी फैक्ट्री बनेगी। जफर देखता ही रह जाएगा, ऐसा कारोबार चलाऊंगा। परवीन बेगम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इंतहाई लालची औरत है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे कि खालिद साहब जफर के दफ्तर में बैठकर उस आदमी को फोन मिलाते हैं और उससे कारोबार की बात करते हैं। उसी वक्त जफर इंटर होता है कमरे में। खालिद साहब को जफर की मौजूदगी का जरा बराबर भी इल्म नहीं होता और जफर उनकी तकरीबन सारी बातें ही सुन लेता है। जफर का शक अब आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लग जाता है। जफर घर जाकर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि खालिद साहब ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। घर जाते ही जफर तमाम फाइल्स खोल कर बैठ जाता है और ये देखना चाहता है कि उसे कब कब नुकसान पहुंचा। और दूसरी तरफ खालिद साहब भी ये महसूस कर लेते हैं कि जफर को उनकी हरकतों का इल्म हो चुका है। खालिद साहब अब हाथ से परेशान हैं। वो अपनी बीवी से इस परेशानी का जिक्र करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि जफर को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। खालिद साहब परवीन बेगम से कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जफर को मेरे कारोबार के बारे में सारा इल्म हो चुका है। खालिद साहब और परवीन बेगम अब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और दूसरी तरफ जफर मायरा को लेने उसकी माँ के घर जाता है तो वहां पर शाहीना उनसे पैसों की डिमांड करती है और कहती है कि मायरा का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ का खर्चा उठाए, जिस पर जफर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इंसान को अपने फराइज से इतना भी गाफिल नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस किस्म का खानदान है ये बात सुनते ही शाहीना जफर पर भड़क उठती है और कहती है कि आपका किस किस्म का खानदान है, आपने तो अपनी बीवी को भी पैसों में खरीदा है। और जब जफर मायरा को लेकर घर पहुंचता है तो परवीन पहले से ही मायरा की ताक में बैठी होती है कि कब वो घर पहुंचे तो उस पर गुस्सा उतारे। इसके बाद व्यूअर्स अगले सीन में आप देखेंगे कि मायरा अपने कमरे में खड़ी होती है। परवीन बेगम उसके पास आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम्हें तो सिर्फ मालदार आदमियों का दिल जीतने आता है। और जफर ये सारी बात सुन लेता है। वो गुस्से से परवीन बेगम को बुलाता है। भाभी, मेरी बीवी लावारिस नहीं है जो इस तरह से आप उसकी तौहीन करें। जफर से इंसल्ट करवाने के बाद परवीन बेगम अब शामिर को जफर के खिलाफ करना चाहती हैं। वो शामिर से कहती हैं कि आज जफर ने अपनी बीवी के सामने मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में अगली किस्त में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। हम आपको ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि परवीन बेगम कभी भी आयशा को दिल से अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ जफर की जायदाद हासिल करना चाहती थी और ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शामिर को कारखाने में अच्छी मुलाजमत के साथ साथ जफर की जायदाद में हिस्सा मिल सके। लेकिन अब जैसे जैसे आयशा और शामिर की शादी का वक्त गुजरता जा रहा है, परवीन अपनी असलियत दिखाने पर उतर आई है। मायरा की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। शामिर आयशा से कहता है कि हमें उसकी माँ का पता करने जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही आयशा परवीन बेगम के पास इजाजत लेने के लिए आती हैं तो परवीन बेगम बहुत ही गुस्से में आयशा को डांटना शुरू कर देती हैं। वो आयशा से कहती हैं कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है जो तुम उसका पता करने जा रही हो, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उसका और उसके खानदान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। परवीन बेगम आयशा से कहती हैं, मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि उससे दूर रहना, वो सबसे पहले तुम्हें ही डसेगी, वो तो नागिन है। आयशा परवीन बेगम की बातें खामोशी से सुनती है, लेकिन शामिर को अपनी माँ की ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता परवीन बेगम को शामिर का आयशा के साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह एक दिन आयशा और शामिर कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो परवीन बेगम आ जाती हैं। वो शामिर से कहती हैं कि क्या हर वक्त अपनी बीवी के साथ बैठे रहते हो, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं, उनकी बात सुनो। शामिर के बाहर जाते ही परवीन बेगम उसके पास जाती हैं और उसको कहती हैं कि अपनी अकल को जरा हाथ डालो। शादी तो तुम्हारी आयशा के साथ हो गई है, अब कारखाने में अपने कदम जमाओ। जफर से कहो कि तुम्हें कारखाना तुम्हारे नाम कर दे और अब आयशा के जरिए जफर की जायदाद हासिल करने की कोशिश करो। शामिर अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है
اور کہتا ہے کہ میں نے عائشہ سے جائیداد کے لیے شادی نہیں کی اور نہ ہی مجھے یہ سب کچھ چاہیے، آپ بھی سب کی ضد کرنا اب چھوڑ دیں۔ اور دوسری طرف جب ظفر ماہرہ کی ماں کا پتہ کرنے ہسپتال جاتا ہے تو اسی وقت وہاں ایمن اور علی بھی آئے ہوتے ہیں۔ ایمن کی نظر جیسے ہی اپنے چاچو پر پڑتی ہے تو وہ علی سے کہتی ہے کہ علی چاچو، اور دونوں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمن کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو اس وقت ظفر کی نظر اس پہ نہیں پڑتی، لیکن گھر جاتے ہی ظفر اور شامیر ایمن اور علی کے متعلق بات کرتے ہیں، اور جواب میں شامیر اپنے چاچو سے کہتا ہے کہ میں ایمن کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا، اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اسے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ویورز جب بار بار کوشش کے باوجود علی شامیر کے ہاتھ نہیں لگتا تو اب شامیر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ شامیر کسی کو پیسے دلوا کر علی کو جان سے مروا دیتا ہے۔ علی بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہسپتال داخل ہوتا ہے۔ شامیر کی اس حرکت کی وجہ سے خالد صاحب اور تمام گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا علی شامیر کے وار سے بچ جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں گے مائرہ کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ شامیر عائشہ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ کرنے جانا چاہیے۔ شامیر اور عائشہ تیار ہوتے ہیں ہسپتال جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی عائشہ پروین بیگم کے پاس اجازت کے لیے آتی ہے تو پروین بیگم اس کو کہتی ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس کے خاندان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سب سے پہلے تمہیں ہی ڈسے گی، ناگن ہے وہ ناگن۔ اور آخر پروین بیگم عائشہ کو شامیر کے ساتھ ہسپتال جانے سے روک ہی دیتی ہیں۔ عائشہ اب بیچاری شامیر کی جانب دیکھتی ہے، اور اس کے بعد ظفر پروین بیگم کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے عائشہ کو ہسپتال جانے سے روک دیا؟ مائرہ اب جو بھی ہے رشتے میں عائشہ کی ماں لگتی ہے، آپ کو یوں سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ظفر خود مائرہ کی ماں کا پتہ کرنے ہسپتال چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف علی اور ایمن بھی اسی ہسپتال میں آئے ہوتے ہیں۔ علی کی گاڑی لگنے کی وجہ سے ٹانگ میں فریکچر آ جاتا ہے، وہ دونوں اسی سلسلے میں ہسپتال آئے ہوتے ہیں، اور ظفر کا بھی اس وقت وہاں آنا ہو جاتا ہے۔ ظفر جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے ایمن کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ علی سے کہتے ہیں چاچو، اور دونوں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار ظفر ان دونوں کو دیکھ ہی لیتا ہے۔ ظفر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہسپتال سے واپس آ جاتا ہے، وہ ایمن سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن گھر آ کر شامیر کو ساری خبر دیتا ہے۔ ظفر شامیر سے کہتا ہے کہ آج میں نے ہسپتال میں ایمن اور علی کو دیکھا، اپنی عزت کی خاطر میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، جس کے جواب میں شامیر اسے کہتا ہے کہ ایمن نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا، ایمن کو اس بے عزتی کا بدلہ دینا ہوگا۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا شامیر علی کی جان لینے کے بعد ہی چین سے بیٹھے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دشمن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے مائرہ کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ شامیر عائشہ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کا پتہ کرنے جانا چاہیے۔ شامیر اور عائشہ تیار ہوتے ہیں ہسپتال جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی عائشہ پروین بیگم کے پاس اجازت کے لیے آتی ہے تو پروین بیگم اس کو کہتی ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس کے خاندان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سب سے پہلے تمہیں ہی ڈسے گی، ناگن ہے وہ ناگن۔ اور آخر پروین بیگم عائشہ کو شامیر کے ساتھ ہسپتال جانے سے روک ہی دیتی ہیں۔ عائشہ اب بیچاری شامیر کی جانب دیکھتی ہے، اور اس کے بعد ظفر پروین بیگم کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے عائشہ کو ہسپتال جانے سے روک دیا؟ مائرہ اب جو بھی ہے رشتے میں عائشہ کی ماں لگتی ہے، آپ کو یوں سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ظفر خود مائرہ کی ماں کا پتہ کرنے ہسپتال چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف علی اور ایمن بھی اسی ہسپتال میں آئے ہوتے ہیں۔ علی کی گاڑی لگنے کی وجہ سے ٹانگ میں فریکچر آ جاتا ہے، وہ دونوں اسی سلسلے میں ہسپتال آئے ہوتے ہیں، اور ظفر کا بھی اس وقت وہاں آنا ہو جاتا ہے۔ ظفر جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے ایمن کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ علی سے کہتے ہیں چاچو، اور دونوں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں،
लेकिन आखिरकार ज़फ़र उन दोनों को देख ही लेता है। ज़फ़र समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए अस्पताल से वापस आ जाता है। वो ऐमन से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन घर आकर शामिर को सारी खबर देता है। ज़फ़र शामिर से कहता है कि आज मैंने अस्पताल में ऐमन और अली को देखा। अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोशी से वहाँ से वापस आ गया। जिसके जवाब में शामिर उसे कहता है कि ऐमन ने जो कुछ हमारे साथ किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकता। ऐमन को इस बेइज्जती का बदला देना होगा। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या शामिर अली की जान लेने के बाद ही चैन से बैठेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। एपिसोड में आप देखेंगे कि परवीन बेगम अब मुकम्मल कोशिश करती है कि मायरा को इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो मायरा की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसके ख्याल में ज़फ़र कहीं अपनी जायदाद मायरा के नाम ही न कर दे। परवीन बेगम तो चाहती है कि ज़फ़र अपनी सारी जायदाद आयशा और शामिर के नाम करे, इसलिए वो मायरा का नाम बीच में से मिटाना चाहती है। वो चाहती है कि ज़फ़र किसी भी तरह मायरा को तलाक दे दे, क्योंकि इस घर में मायरा की कोई ज़रूरत नहीं है। परवीन बेगम इस मकसद के लिए ज़फ़र को अपने पास बुलाती है और मायरा के खिलाफ उसके कान भरती है। परवीन बेगम ज़फ़र से कहती है कि मैंने मायरा को कई लोगों से मिलते देखा है। तुम्हारे घर से जाने के बाद मायरा भी चली जाती है, अपनी माँ की बीमारी का बहाना किए ना जाने किन लोगों से मुलाकातें करती है। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बेहुदा बात सुनने के बाद ज़फ़र गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इतने अरसे में उससे मायरा के किरदार पर अब कोई शक भी नहीं है। परवीन बेगम तो मुकम्मल तौर पर यह इरादा कर चुकी हैं कि ज़फ़र किसी भी सूरत मायरा को उसकी माँ के घर से वापस न लाए, लेकिन ज़फ़र ऐसा नहीं करता। वो मायरा को उसकी माँ के घर से वापस ले आता है, लेकिन वहाँ पर शाहीना एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। जैसे ही ज़फ़र मायरा को लेने उसकी माँ के घर जाता है तो शाहीना भी वहाँ आ जाती है और वो ज़फ़र से कहती है मायरा का भी पूरा हक है कि वो अपनी माँ का साथ दे। आप मायरा को माहाना खर्चा दिया करें ताकि इसकी माँ के इलाज मुआवजे के लिए पैसे निकाल सके। ये बात सुनते ही ज़फ़र को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, अपने फ़राइज़ को निभाना खुद सीखें। ये सुनते ही शाहीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपका कौन सा बहुत ही अच्छा ख़ानदान है, आपने तो बीवी को भी खरीदा है। ज़फ़र शाहीना को खूब सुनाकर मायरा को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब शाहीना मायरा से इस बात का बदला ज़रूर ले और वो किसी न किसी तरह मायरा और शामिर के बारे में सब कुछ ज़फ़र को बता देगी। और दूसरी तरफ खालिद साहब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो खुशी खुशी परवीन बेगम से कहते हैं कि ज़फ़र के ज़ेवरात बेचने के बाद मैंने जो कारोबार शुरू किया था वो अब मुकम्मल होने जा रहा है। मैंने जिस आदमी को पैसे दिए थे उसने प्रॉफिट देने का कहा है। खालिद साहब परवीन बेगम से कहते हैं देखना ज़फ़र से ज्यादा अच्छा कारोबार न चलाया तो तुम मेरा नाम बदल देना। इतना अच्छा कारोबार चलाऊंगा कि ज़फ़र की भी आंखें खुली रह जाएंगी। व्यूअर्स, आने वाले सीन में आप देखेंगे कि खालिद साहब जैसे ही ऑफिस में बैठे उस आदमी को कॉल करते हैं तो ज़फ़र उनकी सारी बातें सुन लेता है। ज़फ़र को अब अपने भाई पे पूरा पूरा शक है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है कि उसके भाई ने उसको इतना ज़्यादा धोखा दिया। ज़फ़र घर आते ही फैक्ट्री के सारे असासे खोल कर बैठ जाता है और उससे अब खालिद साहब की मशकूक हरकतों पर पूरा यकीन हो जाता है कि उसने उनकी आंखों में धूल झोंकी है। और दूसरी तरफ खालिद साहब को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ज़फ़र को सब कुछ मालूम हो चुका है। खालिद साहब इस परेशानी का जिक्र परवीन से करते हैं और दोनों मियाँ बीवी अब खासे परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ज़फ़र को सब सच्चाई मालूम होगी तो ज़फ़र शामिर के नाम कुछ भी नहीं करेगा। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि खालिद साहब से ज़फ़र का एतबार अब मुकम्मल तौर पर उठ चुका है और इसलिए ज़फ़र अब ये फैसला करता है कि वो सारी की सारी जायदाद मायरा के नाम करे। ये बात सुनते ही परवीन बेगम का तो बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सदियों से वो जिस बात की प्लानिंग कर रही हैं वो तो उल्टी हो जाती है और जिस मकसद के लिए उन्होंने शामिर की शादी आयशा से करवाई थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब परवीन बेगम आयशा के ज़रिए ज़फ़र से इस बात का बदला लेंगी। अब वो आयशा के साथ इंतहाई बुरा सलूक करती हैं, लेकिन शामिर ऐसा होने नहीं देता। शामिर आयशा के लिए खड़ा हो जाता है और वो अपने माँ बाप के इस फैसले पर बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ होता है।
वो आयशा के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने देता, और जब उसे इस बात का इल्म होता है कि उसके माँ बाप ने जफर के साथ धोखा किया है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या जफर अब अपनी बेटी का घर बचाएगा या फिर अपनी जायदाद? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। जानते हैं कि इस ड्रामे की तमाम एक साथ मुकम्मल तौर पर नहीं बनाई गई थी, और यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान भी इस ड्रामे की शूटिंग जारी रही। इस ड्रामे के तमाम अदाकार लॉकडाउन के दरमियान शूटिंग में आते रहे, और ड्रामे की प्रोडक्शन में यासिर शाह को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये ड्रामा जो कि पहले 4 दिन लगाया जाता था, अब 1 दिन लगाया जाता है। और अब जो खबर इस ड्रामे के मुतालिक सामने आई है कि इस ड्रामे के तमाम अदाकारों के टेस्ट करवाए गए और इन तमाम अदाकारों में वायरस की तस्दीक हो गई है। फ्रेंड्स, आपको भी ये जानकर यकीनन धचका लगा होगा कि यासिर शाह, नोमान समी, अलीज़े शाह और निदा यासिर में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दरमियान निदा यासिर ने इस ड्रामे के तमाम अदाकारों को अपने सेट पर दावत दी, और ये कहा जा रहा है कि इसी के दौरान इन तमाम अदाकारों में वायरस मुंतकिल हुआ, और शूटिंग के दौरान इन तमाम अदाकारों में वायरस की अलामात ज़ाहिर होने लगी। टेस्ट होने पर यह बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई कि इन तमाम अदाकारों में वायरस की तस्दीक हो गई है। व्यूअर्स, ट्विटर पे कहीं जगह यह बात भी ज़ाहिर की जा रही है कि निदा यासिर के बच्चों में भी वायरस की तस्दीक हुई है। इसका मतलब है कि यासिर शाह की सारी फैमिली वायरस की मुकम्मल तौर पर लपेट में है, और दूसरी तरफ अलीज़े शाह, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने तमाम लोगों के दिल जीते हुए हैं, वो भी वायरस की लपेट में हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रामा सीरियल की शोहरत के बाद जब ये खबर सामने आई है तो यकीनन सबको ही धचका लगा है। व्यूअर्स, आप भी अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की टाइमिंग की जो न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। इस ड्रामा सीरियल की एपिसोड 35 का तमाम लोगों को बड़ी ही बेचैनी के साथ इंतजार है, लेकिन इस ड्रामे की ये किस्त पिछले हफ्ते भी नशर नहीं की गई। ड्रामे के शायकीन को इस बात का बड़ी ही बेचैनी से इंतजार है कि खालिद साहब ने आखिर फोन पर ऐसी क्या बातें की जो जफर ने सुन ली। क्या जफर को खालिद साहब की सारी हकीकत मालूम हो चुकी है? और दूसरी तरफ मायरा के दिल में ऐसी क्या बेचैनी है जो वो इतनी ज्यादा परेशान है? क्या उसे इस बात का डर है कि शहीना उसके और शामिर के बारे में सब कुछ जफर को बताने की धमकी दी है? व्यूअर्स, ये तमाम वो सवालात थे जिनके जवाब एपिसोड 35 में मिलने थे, लेकिन एपिसोड 35 नशर ही न की गई। व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस ड्रामे की तमाम इकसात अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं बनाई गई, और लॉकडाउन की वजह से इस काम में और भी ज्यादा ताखीर हो गई है। इसीलिए ये ड्रामा सीरियल जहां पहले 4 दिन लगाया जाता था, अब 1 दिन लगाया जाता है, और ड्रामा सीरियल की टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा लेट कर दी गई है। यूट्यूब पर यह ड्रामा सीरियल मंगल की रात 12 बजे अपलोड किया जाता है। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के शायकीन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, और वो ये है कि इस ड्रामे की एपिसोड 35 आज रात अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद इस ड्रामा की कोई भी न्यू एपिसोड अपलोड नहीं की जाएगी। और उसकी वजह यह है कि इस ड्रामे में काम करने वाले तमाम अदाकार कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रामा सीरियल के तमाम मेन कैरेक्टर्स इस बीमारी की लपेट में आ चुके हैं, क्योंकि ड्रामा सीरियल की शूटिंग लॉकडाउन के दरमियान भी होती रही, और इसी शूटिंग के दौरान इन तमाम अदाकारों में वायरस मुंतकिल हो गया। और बात सिर्फ इन अदाकारों तक ही नहीं बल्कि यासिर शाह की तमाम फैमिली में वायरस की रिपोर्ट आई है। यासिर शाह, निदा यासिर, अलीज़े शाह, नोमान समी, ये तमाम वो अदाकार हैं जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस ड्रामा सीरियल के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है इस ड्रामे की अगली इकसात अब नशर ना हो सके। आज रात इस ड्रामे की एपिसोड 35 को अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इस ड्रामे की कोई भी न्यू एपिसोड अपलोड नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, इस ड्रामा सीरियल के रोक दिए जाने पर आपके क्या तासुरात हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।